काली मंदिर है जी। उसके नीचे 300 करोड़ रुपए और 300 किलो सोना और 2 AK-47 है जी। सूरज कुंड का 37वां मेला लगा है। दुनिया भर के सैलानियों का यहाँ आना जाना लगा है। इसी में एक हमें भारतीय सैनिक जो देश की रक्षा करते हुए और देश के लिए मर मिटने की कस्में खाने के बाद अपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद यहाँ पे अपने ड्राई फ्रूट की एक स्टॉल लगाए हुए हैं। तो अब हम घूमते घूमते इस स्टॉल पर आए, उनसे बातचीत करी तो एक बहुत ही चौंका देने वाला वाकया उनकी लाइफ का हमारे सामने आया। तो वो अब हम आपके सामने रखने वाले हैं हमारे इस एपिसोड के माध्यम से। तो जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल बैसला, आप मेरे साथ हैं। एक ऐसे शख्स से मैं आपको रूबरू कराता हूँ जिनका नाम है मनोज कुमार कौशल, जो एक्स इंटेलिजेंस यानी कि एक्स आर्मी मैन है, जो कि इंटेलिजेंस में थे, जिन्होंने, अब आप फिगर देखेंगे तो चौंक जाएंगे, अपनी रिटायरमेंट के बाद देश की सेवा करते हुए 300 करोड़ रुपए कैश, 300 किलो सोना, जी हाँ मैं फिर रिपीट कर दूं, 300 किलो सोना और 2 AK-47 राइफल, जिनको ट्रेस करवाया, पकड़वाया और जिस सिलसिले में ये आज भी देश की सेवा में लगे हुए हैं। तो मैं मिलाना चाहूँगा आपसे मनोज कुमार कौशल जी से। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार। आपका हमारे इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपका परिचय लेना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम मनोज कुमार कौशल है, मैं आर्मी इंटेलिजेंस से रिटायर हूँ और 2009 में मैंने मेरी फैमिली की हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था जी। और लास्ट पोस्टिंग मेरी गुवाहाटी में थी जी। तो वहाँ मेरे काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मर थे जी। इन्फॉर्मेशन नेटवर्क मेरा बहुत अच्छा था जी। और 2015 में जैसे मेरे पास एक इन्फॉर्मर का फ़ोन आता है जी कि सर ऐसे ऐसे यहाँ हमारे रानी टी गार्डन में काली मंदिर है जी, उसके नीचे 300 करोड़ रुपए और 300 किलो सोना और 2 AK-47 है जी। तो उसको निकलवाना है, कैसे करें? मैंने कहा ठीक है, आप आर्मी वालों के पास जाओ। मैंने उनको बता दिया, साथ में आर्मी का एड्रेस दे दिया आर्मी वालों का। वहाँ जो आपके वहाँ इन्फॉर्मर थे उनको? हाँ, उनका जी। वहाँ 9 पंजाब रेजिमेंट थी, वहाँ इनको मैंने भेज दिया। वहाँ 9 पंजाब रेजिमेंट वालों ने भी गए, वहाँ उसका मंदिर का बेसमेंट वगैरह देख लिया सारा जी। और उनका जो लेफ्टिनेंट था वो कहते हमारा एक मेजर है करियप्पा जी है, वो आ जाएंगे 2 तारीख को, वो निकाल देंगे फिर इसको जी। तो मेरे आदमी के बाकी साथियों को लगा कि अगर आर्मी आ गई तो हमें कुछ नहीं मिलेगा जी। तो वो 30 तारीख रात को ही ना लोकल पुलिस के साथ मिल करके 30 तारीख रात को ही चारों ओर से खड्डे निकाल के वो सारा सामान लेके कर लेते, चुरा लेते हैं। मतलब कि आर्मी को आने में लेट हुई, आर्मी ने समय लेट दिया तो जो इन्फॉर्मर थे वो लोकल पुलिस के साथ, मतलब उनको इन्फॉर्म करके उनके साथ वहाँ उस खजाने पर पहुँच गए और चोरी छिपे निकाल के ले गए। अच्छा, विदाउट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट को नहीं बताते हुए। और लोकल चैनल में उन्होंने न्यूज दे दी कि इसमें इतना सामान था, इतना होता, 300 करोड़ 300 किलो सोना और 2 AK-47 कोई ले गया, जबकि निकाला उन्होंने नहीं था। अच्छा, मतलब हमारे पहुंचने से पहले ले गया। अच्छा। जबकि निकाला उन्होंने नहीं था जी। फिर मैं गया वहाँ, एक महीने तक उनकी जासूसी करी। जो इन्फॉर्मर मेरे इन्फॉर्मर के साथ घूम रहे थे ना जी, जो उसके साथी, वो सब भाग गए जी। तो फिर मैं आया वहाँ से, अपने MP अनुराग ठाकुर से मिला और उन्होंने मेरे को राजनाथ सिंह के लिए चिट्ठी लिख दी जी। राजनाथ सिंह हम आपको बता दें उस टाइम गृह मंत्री थे। हाँ, उस दौरान इन्होंने चिट्ठी लिखी कि सर ऐसे ऐसे IB को केस दिया जाए और इंक्वायरी करी जाए। और राजनाथ सिंह जी ने बकायदा जवाब दिया, लेटर लिखा और वहाँ गुवाहाटी वालों को वहाँ चला गया इंक्वायरी के लिए। तो उनका फ़ोन आया मेरे को, एक महापत्रा जी से, तो उन्होंने मेरे को बुलाया। मैंने कहा ठीक है, हम आ जाते, पकड़वा देते हैं। तो उनके साथ जो वो थे ना, जो उनके स्टाफ वाले जी, तो वो मेरे को उसमें ले गए, अपने क्राइम ब्रांच के SP सुधाकर सिंह से, उन्हें मिला दिया जी। तो वो बोलते चलो पकड़ते हैं लड़कों को। मैंने कहा सर लड़कों को पकड़ने से कोई फायदा नहीं, पहले इनकी CDR निकाल के देखो और कितने हैं। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आपको CDR दे देते हैं। उन्होंने 2 दिन बाद मेरे को CDR दे दी। उस दिन की जब उन्होंने निकाला है तो वहाँ उनकी सबकी CDR, जो बीच के लोग, कॉल डिटेल, हाँ, तो कॉल डिटेल दे दी। तो
जो सीडीआर थी जब वो निकाल के लाए तो आपने उस टाइम की सारी सीडीआर निकलवा ली, वो जो बीच के बंदे थे, जो इन्फॉर्मर और सारे जो ऑफिशियल्स वहाँ गए थे सबकी? उनके सबकी जो उनके जो बंदे थे ना, जो मेरे इन्फॉर्मर के साथ घूमते थे, उनका तो पता ही था। बाकी 2 लोकल पुलिस वाले थे जो, उनका भी निकाल लिया मैंने सारा जी। तो आज भी मेरे घर में पड़ी है, कोई लेने वाला ही नहीं है। जी जी। तो उनका जब करा तो उसमें देखा मैंने रात को पूरा मोबाइल ट्रांजैक्शन, जब पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं ना मोबाइल से, तो उसमें आ जाता है सारा पैसे का, वो नहीं आता कितना है, लेकिन वो मैसेज सारा बातचीत मैसेज, तो ऐसे आ रहा है पूरा सारा उसमें। तो उसके बाद आईबी वाले मेरे से दूर चले गए, जो लेकर गए थे ना, मैं उनको फोन कर रहा हूँ तो वो सब भाग गए, कोई नहीं है, सब साइलेंट। हाँ सब डर। फिर मैं आया अपने अनुराग ठाकुर जी के पास जी, उनसे मिला, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हो, तो इन्होंने आप बता दें अनुराग ठाकुर जो हैं वो हिमाचल से आते हैं, एमपी हैं आपके। हाँ जी। और उस टाइम क्या मिनिस्ट्री थी उनके पास? मिनिस्ट्री नहीं थी उस टाइम। अच्छा अच्छा। कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, अभी तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। हाँ जी। तो इन्होंने फिर उनके राजनाथ सिंह जी के ओएसडी थे बीके सिंह, उनको फोन करा, बीके सिंह जी ने मेरे को बुलाया। और मनोज यादव जी थे एक आईबी में ज्वाइंट डायरेक्टर, जो अभी हरियाणा के डीजीपी थे कुछ समय पहले। हाँ मनोज यादव पीछे भी हरियाणा के डीजीपी थे, ये वहाँ पे क्या लगे हुए थे? ये ज्वाइंट डायरेक्टर थे आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। अच्छा। तो इन्होंने सारी मेरी स्टोरी कहानी सुनी सारा। तो इन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट शंभू सिंह थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने मेरे को एक सीक्रेट लेटर दिया, कहते जाओ वहाँ आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर कार्रवाई करेगा। आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर आसाम का जी, वो थे एक एसएन सिंह से आईजीपी। मैं गया वहाँ, उनसे मिला, पहले दिन ठीक है, दूसरे दिन वो भी लड़ पड़े। अच्छा। समझ गया, मैंने कहा कुछ उनका भी एटीट्यूड चेंज हो गया। चेंज हो गया। कहते जाओ बता दो शंभू सिंह को, मैं नहीं करता। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने मनोज यादव जी को करा, ये बोलते उधर डीजीपी से मिलो। मैंने कहा डीजीपी सर क्या मिलना, यहाँ कुछ पता नहीं लगा, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ जी। मैं दिल्ली में इनसे मिलने की कोशिश करी, ये मिले नहीं, मना कर दिया इन्होंने, समय नहीं दिया। नहीं, नीचे से मना कर दिया उनको, सिक्योरिटी गार्ड को बोल दिया कि समय ही नहीं दिया। फिर हम वापस आ गए। फिर एक दिन अनुराग ठाकुर जी आए वहाँ हमारे उधर ना, तो मैंने उनसे बोला, मैं कहा सर ऐसे ऐसे आपके गृह क्षेत्र। हाँ। तो इन्होंने एक मेरे कहते हम आपको बात कराता हूँ, मैं एक सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर अजीब सिंह, तो मैं उनसे बात कराता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर करा दीजिए। तो उनसे बात कराई, वो बोलते मेरे को एक चिट्ठी लिखवा दीजिए। मैंने जितेंद्र सिंह जी को चिट्ठी लिखी, क्योंकि पहले गृह मंत्री को लिखी थी, वो कहते सीबीआई हमारे अंडर में नहीं आती, पीएमओ के अंडर में आती है, जो इनके मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के। उनको चिट्ठी लिखी, उन्होंने सीबीआई को आदेश दे दिए कि करो। अब चिट्ठी वहाँ चली गई, सीबीआई वाले भी कुछ नहीं करे, वो भी मिल गए उनके साथ जी। तो जो राजीव सिंह अभी वो है मणिपुर भेजे शायद अभी इन्होंने डीजीपी जो। अच्छा। यही राजीव सिंह पहले वहाँ थे सीबीआई में। हाँ सीबीआई में थे, कलकत्ता में ज्वाइंट डायरेक्टर थे। अच्छा। उसके बाद ये सारा जो मैंने बाद में चिट्ठी का ढूंढने, हेडक्वार्टर से सारी चिट्ठियाँ गुम हो गई मेरी इनकी सीबीआई से। जब मैंने पता करवाया कि इनकी विजिलेंस से लगवा करके, तब जाकर के इन्होंने रजिस्टर से देखा वो चिट्ठी गई हुई थी, और वहां से 3 साल बाद डिस्पोज करके गए और अजीब सिंह जी कि ये हमारा जुरिडिक्शन नहीं पड़ता, जबकि इन्होंने मेरे से खुद चिट्ठी लिखवाई थी। और वो चिट्ठी को डिस्पोज 3 साल, 2014 की चिट्ठी 2017 में डिस्पोज हुई है। अब ये देखो एक चिट्ठी को 3 साल रख के वही बैठे। हाँ भाई बैठे रहे, और बाद में डिस्पोज करके फिर इधर वहां से ये आए इधर अपना दिल्ली हेडक्वार्टर में, ये भी आ गए, और मनोज यादव जी भी दोनों 2017 में आ गए वापस। 2015 में वो भी चले गए, मनोज यादव जी भी गुवाहाटी में चले गए थे, और ये भी दोनों चले गए। फिर दिल्ली में वापस आकर के फिर इन्होंने वहाँ से चिट्ठियाँ सारी गुम कराई। आज की डेट में ना इंटेलिजेंस ब्यूरो में मेरी, होम मिनिस्ट्री में चिट्ठियाँ हैं, ना सीबीआई में चिट्ठियाँ मेरी भी नहीं, मिनिस्ट्री की भी नहीं है, ना राजनाथ सिंह जी की चिट्ठियाँ हैं वहाँ, ना जितेंद्र सिंह जी की चिट्ठियाँ हैं हेडक्वार्टर में, इनके मेन हेडक्वार्टर से वहाँ से गुम है। और मैं आपको थोड़ा सा इनको रोक के मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ साथ ही साथ आपको कि 3-4 साल हो गए एक पूर्व सैनिक को लड़ते लड़ते ये इंसाफ की एक लड़ाई, कि किस तरीके से जो धन इस देश का लूटा गया है, सोना और धन, कि वो किस तरीके से वापस लाया जाए भारतीय खजाने में। तो एक पूर्व सैनिक अपने घर को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के उस देश की लड़ाई में रिटायर होने के बाद भी लड़ रहा है, और हमारे
प्रशासन के अफसरों को देखो, जो बड़े बड़े अफसरान हैं जिनसे आम पब्लिक, आम जनता और हमारा देश बड़ी उम्मीद की नज़रों से देखता है कि हमें इंसाफ मिलेगा और हमारे काम होंगे। अब अगर हम कौशल जी की बात करें तो ये कोई अपने पर्सनल काम की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये देश की लड़ाई लड़ रहे थे। और ये 300 किलो सोना और ये 300 करोड़ रुपए इनकी जेब में नहीं आने थे, ये सारा का सारा धन भारतीय खजाने में जाना था, जिसकी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन देखो फिर भी इन्हें कितने धक्के खिलाया जा रहा है, कितने घुमाया जा रहा है, और कैसे अनुराग ठाकुर जो आज खेल मंत्री वो उनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो इनके गृह क्षेत्र से आते हैं। अब ये फिर वापस जब घूम फिर के हार जाते तो फिर उनके पास जाते, वो फिर उन्हें कहीं ना कहीं भेज देते कि अब सीबीआई के कोई वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। लेकिन आगे देखो कैसे कैसे उनको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है और कैसे कैसे इन्होंने धक्के खाए हैं। अब आगे बताइए। उसके बाद इन्होंने जैसे सीबीआई वाला भी खेल खत्म हो गया है। अब जो मेरे एक दो साथी मेरे साथ जाते थे वो तो कहते सर छोड़ दो इसको, कुछ परेशान हो गए, 3-4 साल हो गए जी। तो एक दिन मोदी जी की मन की बात आ रही थी, उसमें उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा वाली धारणा छोड़नी होगी। मतलब देखो मोदी जी की एक रेडियो पे इन्होंने बात सुनकर उसे कैसे प्रेरणा ली। एक आदमी जो 4 साल दौड़ भाग करके अपनी जेब से पैसे फूंक के थक चुका है अपने देश के लिए काम करने के लिए, तो एक मोदी जी की मन की बात ने इनको प्रेरणा दी थी। तो आपने उससे सुन के फिर से एनर्जी आई आपके अंदर, फिर लड़ना चाहिए। चलो ये तो देख ही लिया, अब मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट देख लेते हैं, चलो सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं। मैं प्रशांत भूषण जी से मिला घर में, तो इनके पास टाइम नहीं था इतना, तो फिर मैंने एक वकील करे जसप्रीत सिंह राय जी, तो 65,000 रुपया लिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के। हाँ सुप्रीम कोर्ट का, और उन्होंने केस लगा दिया सारा बना करके जी। केस लग गया मेरा 13 अप्रैल 2016 की डेट पड़ी, और 16 की, हाँ 2016 में केस लग गया, और केस नंबर भी 13 ही था, ऐसे 13 अप्रैल 13 केस नंबर 13। तो जैसे ही लगा तो जज साहब थे टी.एस. ठाकुर और आर भानुमति और जो ललित, उन्होंने एकदम संज्ञान ले लिया। 3 जज की बैठ थी, उन्होंने संज्ञान ले लिया और नोट्स निकाल दिया सेंटर को। इनके सॉलिसिटर जनरल थे अपने मनिंदर सिंह जी, उनसे जवाब के लिए बोला। 4 हफ्ते बाद जवाब 6 मई की डेट डाल दी उन्होंने जी। अब 6 मई की डेट डाली तो 6 मई को जैसे ही डेट पड़ी फिर केस नंबर मेरा 13 लगा था उसने भी। अच्छा, 13 बार आता रहा आपको घूम फिर के। हाँ जी। और उन्होंने फिर वो केस जैसे ही वो लगा, दोनों मनिंदर सिंह ने मना कर दिया, कहते सर हमें पता नहीं है, जबकि मेरे पास सारे प्रूफ थे, मेरे को ही गवर्नमेंट ने भेजा था वहाँ। CDR तो ऐसे ला नहीं सकता मैं अपनी मर्जी से जी, बिल्कुल। तो उन्होंने फिर तीनों जजों ने सेंट्रल स्टेट DGP को नोट्स निकाल दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हो जाती है, 6 हफ्ते में जवाब मांगा था। ऐसे ही 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, 3 वकील को फोन करूं, वकील फोन ना उठाए, फिर गड़बड़ लगा कि ये भी बिक गए अभी। तो फिर उनको चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी और CDR भेज दी मैंने उनको, इतना एक कोरियर बना करके कि सर ये देखो प्रूफ है और इस केस को 390 करोड़ के करीब है। मैंने कहा सारा ये बंदरबांट हो जाएगी। किसको भेजी? चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस और कोरियर करके मैंने CDR भेज दी, जो कॉपियां करा रखी थी ना 16 में। हाँ 2016 में। तो उस टाइम जी चीफ जस्टिस T.S. ठाकुर साहब थे ना। अच्छा हाँ, तो इन्होंने वो चिट्ठी वहां तक पहुंचने नहीं दी, और ऐसे ही फिर सारे 9 महीने निकल गए, और 3 जनवरी 2017 को वो रिटायर हो गए ठाकुर साहब। हाँ ठाकुर साहब। फिर जब वकील कोई रेस्पॉन्स नहीं देता, नया वकील करा मैंने जी, और वो बेचारे फ्री के, उन्होंने पैसा नहीं लिया मेरे से। और 30 जनवरी 2017 को फिर उसी महीने में मेरी डेट पड़ गई। 9 महीने बाद जैसे ही वो गए उसके बाद मेरे को 30 जनवरी डेट दे दी। तो मतलब इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी या कोई माइंड कहीं कुछ चल रहा था इसका, मतलब कहीं ना कहीं कोई पीछे से कोई मैकेनिज्म वर्क कर रहा था इसके पीछे, कि ये इत्तेफाक नहीं है आपकी डेट लेट होना, और फिर जैसे ठाकुर साहब रिटायर होते हैं तो फिर आपकी डेट लग जाना। हाँ जी। और उसके बाद जब मैंने देखा, मैंने कहा हाँ, तो जैसे ही मैंने वो देखा, मैंने कहा चलो 30 जनवरी को हम गए, वकील भी नहीं आता, मैं भी, तो मैंने कहा चलो एक जज तो रिटायर हो गए, 2 तो वही होंगे, आर भानुमति जी। तो चेंज होती रहती है खैर बेंचें तो। हाँ, लेकिन बेंच वो कहते पुराना केस तो वही हैंडल करते हैं। हाँ जी। तो जब देखा वो दोनों भी बदली कर दिए गए मेरे जज ना, 3 से बेंच 2 पे ला दी। लोगों की बढ़ती है, मेरी कम हुई है। अच्छा, दूसरे बेंच। और हाँ, NV रमना जी और जगजीत सिंह खेर जी जी। तो मेरे को लग गया था कि फिक्स हो चुका है ये मैच ना अभी इनका जी। तो आते ही जज गुस्से में, ये क्या है, ये है, वो है करके मैं 1 लाख रुपए जुर्माना कर दूंगा। मेरा वकील डरे जैसा। हाँ, मैंने कहा सर ऐसे ही डरा रहे तो हम डरो नहीं, कुछ नहीं, केस खारिज करेंगे, आप 2 बजे तक प्रूफ लाओ। मैंने कहा प्रूफ तो बहुत है, CDR है, कॉल डिटेल है, हर चीज है हमारे पास। तो 2 बजे उन्होंने केस खारिज कर दिया।
आपका? हाँ, बड़ा दुख हुआ कि ये भी, चलो मोदी जी तो बोलते थे कि तो कुछ नहीं होगा वाली धारणा छोड़नी होगी, लेकिन जहाँ भी तो कुछ नहीं हुआ। अब आप सारे सिस्टम पे घूम लिए, सब जगह जा लिए, तो आप एक बार मोदी जी के पास और चले जाते। सर क्या करें अभी तो वो ही रह गए। हाँ जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं, जाएंगे उनके पास, टाइम ले लीजिए, मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मोदी जी की तो सरकार जो है, गवर्नमेंट, वो काम के लिए ही जानी जाती है, मैं समझता हूँ ऐसा पूरे देश में ऐसा ही चल रहा है। लेकिन अब मोदी जी हर जगह तो बैठ नहीं सकते ना, पूरा मैकेनिज्म, हमारे अफसरान सारे सिस्टम। एक भी आदमी ईमानदार नहीं मिला, चक्कर तो वही है ना कि एक आदमी तो एक मिले थे, वो टी.एस. ठाकुर साहब, उनकी चलने नहीं दी, उनके पैसे ही नहीं होने दिया। अब आप देखिए कि ये बोल रहे हैं कि एक भी इंसान ईमानदार नहीं मिला, नीचे से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक ये चले गए, पूरी चेन करप्ट मिली है। आप इतना खजाना, इतना पैसा जो देश का लूटा गया, जो ऑफिसर्स ने और जो बीच के वो लड़के थे आपके, वो जो इन्फॉर्मर थे, वो सब मिल बांट के पता नहीं किस किस कौन कौन इसमें शामिल होंगे, क्या है ये, सच में एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। अपनी हमारी केंद्र सरकार को, मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को इस विषय पे हाई लेवल पे कमेटी बना के जांच बिठानी चाहिए, और जो इसके दोषी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए कि एक सैनिक कैसे अपनी सेवा से निवृत्त होने के बाद, रिटायर होने के बाद, उसके बावजूद वो अपनी देश सेवा में लगा हुआ है। एक सैनिक की देश भावना आप देखिए, एक सैनिक का जज्बा देखिए। शायद ये जज्बा एक सैनिक का ही हो सकता है, मैं ये समझता हूँ, आम आदमी का होना बड़ा मुश्किल है। इनकी जगह अगर मैं होता तो शायद इतना ही दौड़ नहीं लगा पाता, इतनी मेहनत और इतना यहाँ से वहाँ भागना इतना मैं नहीं कर पाता। मैं भी छोटा था, ठीक है भैया, जो हो गया हो गया। लेकिन एक सैनिक का ही जज्बा है जो बॉर्डर पे इस देश को बचाता है और जो इस देश की रक्षा करता है, और रिटायर होने के बाद भी इस धरती माँ और भारत माँ की रक्षा और सुरक्षा के लिए किस तरीके से, किस कदर वो दौड़ रहा है और मेहनत कर रहा है। तो अब जब ये यहाँ तक चले गए और इन्हें कभी कुछ नहीं मिला, हताशा होने के बाद, तो फिर अब मैं आपको एक और अलग दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने 3 किताबें छापी हैं अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए। जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है तो इन्होंने अपनी 3 किताबें पब्लिश करवाई हैं ताकि आम पब्लिक को पता चल सके, जिसमें एक है सच्चाई की हार, ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, बाकी और कैमरे पे आपको वीडियो में अच्छी तरीके से दिखा देंगे। दूसरी है मैं भी चौकीदार, ये काली माँ का मंदिर है जहाँ जिस मंदिर में खजाना था। और तीसरी है जब ये पूरी लड़ाई लड़के हार गए और इन्हें कुछ नहीं मिला, तो तीसरी है सच्चाई की हार। एक सैनिक अपनी किस तरीके से फोटो में पूरी मेहनत करके हारने के बाद फिर उन्होंने किताब छापी है सच्चाई की हार। तो यहाँ पर ये सच्चाई की हार हुई है, और हार नहीं हुई, अभी हारे नहीं है। ये तीन अपनी किताबें छापने के बाद में अब आप क्या कर रहे हैं? तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब सब जब इन्होंने सब मिल गए एक दूसरे के साथ जाकर के, वहाँ सारा पैसा सोना चला गया, ठीक है, मैंने कहा सोना पैसा चला गया कोई बात नहीं, लेकिन इस सिस्टम को तो थोड़ा होना चाहिए था ना। सिर्फ 390 करोड़ में ये एजेंसियाँ, बड़ी बड़ी एजेंसियाँ देखो ना, जिन पे देश टिका हुआ है, जब यही करप्ट हो जाएंगे तो बाकी क्या होंगे। फिर मैंने इनसे वो करने के लिए, जो मनोज यादव जी है ना, पहले तो आईबी में थे, आईबी से फिर वापस गुवाहाटी में चले गए, तो गुवाहाटी से हरियाणा के डीजीपी, फिर डीजीपी बन के आए। तो जैसे ही इन्होंने 1 साल के बाद एक्सटेंशन लिया, तो अभी रिटायर हो गए हो? नहीं, अभी ह्यूमन राइट डीजी इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा। तो मैंने इनके गृह मंत्री को लिखा कि सर ऐसे मेरे साथ तो कराया इन्होंने, गृह मंत्री अनिल विज जी का। तो उन्होंने पता नहीं क्या कार्रवाई उस टाइम करी और वो एकदम पोस्टिंग करके चले गए। 4 लेटर उन्होंने लिखे, मैंने बुक में लगाया अनिल विज ने, हाँ, सेंटर को। अच्छा, हाँ, कि इन पे कार्रवाई करी, इस लेटर पे, मेरे वाले पे। तो आए कार्रवाई तो क्या हुई नहीं, कुछ भी, वो बदली चले गए। उसके बाद जो राजीव सिंह जी है जी, वो अभी मणिपुर के डीजीपी बना के भेजे हैं इन्होंने जो। अच्छा, हाँ, वो तो पे उन ये पे तो सब आप इनके पास गुहार लेके गए थे? हाँ, इन बड़े बड़े सबसे बात हुई है मेरी, सबने वो कराया, जो सबने आपसे बात भी करी, लेकिन रिस्पांस कुछ भी नहीं दिया। नहीं, मेरे को भेजते रहे आगे से आगे और करते रहे, कुल मिला के गोल गोल घुमाते रहे सब लोग, और खुद मिलते गए उनके साथ। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब वो चीफ जस्टिस एन वी रमणा जी आए, तो मैंने उनको इनके उसमें लिख दिया, जो उस टाइम चीफ जस्टिस बोबड़े साहब, मैं कहा सर गलत फैसले लेते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है कि
इन्होंने बिना जवाब लिए मेरा केस खारिज कराया, जबकि जवाब तो बनता है जब मेरे पर थोप रहे हैं। तो जब उन्होंने काउंटर एफिडेविट के लिए बोला था और रिप्लाई के लिए बोला था, वो किसी से नहीं लिया, ना वहाँ के डीजीपी से लिया, ना सरकार से लिया, ना स्टेट गवर्नमेंट से लिया, सीधा उन्होंने जवाब ही नहीं दिया किसी ने भी। अब ये देखो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हमारा यदि सम्मान आ जाता तो हमारा एक कदम हिल जाता है। एक छोटे से और वो सुप्रीम कोर्ट के नोट्स का किसी ने जवाब नहीं लिया, बिल्कुल हल्के से लिया। तो उनको बोला, मैं सर इनको ना बनाया जाए प्लीज, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने आरटीआई से डाला जवाब, पूछा इनसे, तो कहते हैं हमने अपना वर्बली कार्रवाई करी जो भी करी। तो फिर मैंने जब जैसे ही वो जाने लगे ना 2 साल बाद, 2 महीने रह गए थे, तो मैंने फिर लिखा, मैंने 31 जजों को लिख दिया सर कि सर ये मेरे साथ गलत फैसला हुआ है, इस पे फिर से इसको रीओपन कराया जाए। तो अब आपने 31 जजों को लिखा, 31 जजों को लिखा था। हाँ, उनमें लिखा था कि मेरा वो जजमेंट गलत था। वो सॉरी, वो जो जबरदस्ती थोपा गया फैसला है, मैंने कहा इसमें कोई रिप्लाई नहीं लिया, इस पे कार्रवाई करी जाए और मेरा रीओपन कराया। किसी ने जवाब नहीं दिया सर। तो अभी तक कोई जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं, मैंने बुक में लगाया हुआ है उनका ये सारा। तो सब जगह एक देश का सिपाही जवाब मांग मांग के थक चुका है, अंत में किताब लिख दी है। और यहाँ मेले में, सूरजकुंड मेले में वो एक स्टॉल लगाते हुए हमें मिले, हमने उनकी स्टोरी सुनी तो हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी किताब दिखाई कि ये स्टोरी एक सच की लड़ाई को लड़ता हुआ एक पूर्व सैनिक किस तरीके से अपनी भारत माँ और देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये हमारे व्यूअर और इस देश की जनता तक सब तक पहुंचनी चाहिए कि किस तरीके से हमारा सिस्टम, बड़े बड़े अफसरान किस तरीके से मतलब वो काम को नहीं करते हैं या फिर कहीं ना कहीं लिप्त है भ्रष्टाचार में, या क्या है पूरा सिस्टम। इस पूरे वाक़या में शायद वो काली माँ का मंदिर है जिनकी इनके ऊपर आशीर्वाद या शक्ति रही है, जो ये लड़े हैं, या देश के प्रति देशभक्ति की भावना की शक्ति रही है जिससे लड़ते रहे हैं, या अनुराग ठाकुर जी जो अभी खेल मंत्री हैं, उन्होंने समय समय पे इनकी जो हेल्प करी है, या आज तक आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन कुल मिला के अभी इनको कोई सफलता नहीं मिली है, ना वो खजाना रिकवर हुआ है, ना पैसा रिकवर हुआ है, ना वो 2 हथियार AK-47 ना वो रिकवर हुआ। गलत हाथों में चली गई वो भी। हाँ, वो भी पता नहीं किस हाथों में गन गई है, पैसा और खजाना किसने लूटा है, कहाँ है, उसका आज तक कोई अता पता नहीं है। मेरे घर में एक सिपाही लड़ रहा है, जिससे कितने वर्ष हो गए इस बात को? 8 साल हो गए सर। 8 साल से उस लुटे हुए खजाने की लड़ाई वापस भारत माँ के खजाने में लाने के लिए लड़ रहा है, लेकिन प्रशासन और शासन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। इस लड़ाई को लड़ते लड़ते आज 7-8 साल हो चुके हैं। इन्हें भी अपनी आजीविका कमानी है, बच्चों को देखना है। एक इंसान अपना परिवार चलाए या रिटायर होने के बाद देश की लड़ाई लड़े। एक बार तो ये हार गए थे, हारने के बाद में इन्होंने मोदी जी की रेडियो पे मन की बात सुनी, जिससे इन्हें प्रेरणा मिली, ये फिर से लड़े। तो मैं समझता हूँ अब मोदी जी ही बचे हैं या अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं। तो आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को दिखाएं, ताकि ये मैसेज प्रधानमंत्री तक पहुँचे और उच्च अपने जो न्यायाधीश हैं या अपना जो उच्चतम सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वहाँ तक पहुँचे और इस केस को रीओपन करके जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले और देश का धन और सोना वापस हमारे देश के खजाने में आए। तो कौशल साहब, मैं अब आपसे अब लास्ट में अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे और आपकी आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? इसमें सर यही है कि जो भी दोषी है इनको मिलना चाहिए, सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन जो मेरे घर में CDR पड़ी है वो तो कलेक्ट कर लें कम से एजेंसियाँ। अगर वो जांच करे तो कलेक्ट करेंगी, सारे काम करे तो, लेकिन जांच करने को कोई तैयारी नहीं हो रहा ना। तो संभालते हुए मेरे को 8 साल हो गए सर। 8 साल से संभाले हुए हैं सारे सबूतों को, CDR को, सब चीज़ों को, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं। आज एक आदमी की CDR किसी की आप रख नहीं सकते अपने पास, लेकिन मैं रख के बैठा हूँ, कोई एजेंसी लेने के लिए तैयार नहीं, वो सब मिल गए उधर। तो एक दुख होता है कि इतने सिर्फ 390 करोड़ में, तो आप ये देखो कि इतना बड़ा मतलब 390 करोड़ अगर देश के हिसाब से लेवल से देखी जाए तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इन अधिकारियों के लिए 390 करोड़ 400 करोड़ रुपए बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें सारा पूरा जो मैकेनिज्म है देश चलाने का, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, सब बिक गया है और एक पूर्व सैनिक की कोई सुनने को तैयार नहीं है। मेरे ख्याल अब तो लास्ट मोदी जी बचे हैं देश के प्रधानमंत्री। अब आप उनसे और मिलने का समय लीजिए, अब वही कुछ कर सकते हैं। अनुराग ठाकुर जी भी सर पता नहीं बाद में आए नहीं नजर, जब 2 बार करे उन्होंने, उसके बाद मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, ये भी नहीं, उन्होंने भी साथ नहीं दिया फिर बाद में ना। वो भी है, देखो उनका भी लालच आपका भी नहीं है, लालच उनका भी नहीं है कोई, लेकिन अब वो भी अब उनके पास मंत्रालय है, दायित्व है अपना खेल मंत्रालय, तो समय का भी अभाव है, जो भी है, तो
वो ये सारी चीज़ें, तो हमारी आपसे गुजारिश है, हमारे दर्शकों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये बात देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुँचे और साथ में हमारे देश में वो खजाना वापस आए। तो धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, अपनी इतनी इम्पोर्टेंट आपने अपनी बात शेयर करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।